लोग आज 2022 के जाते जाते जो आपका 22 में एमएससी नालंदा ओपन में इनरोल्ड हुए हैं। अभी फर्स्ट ईयर आपका है, 2023 में एग्ज़ाम है। 23 एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट मई है आपका। जिस तरह से राजभवन का निर्देश आया है यूनिवर्सिटी का सेशन को सुधार करने के लिए, ठीक किया जाए, रेगुलर बेसिस पे जो यूनिवर्सिटी का सेशन होता है उसको ठीक करने के लिए देखेंगे इस महीना में फटाफट आपका अभी बीएससी का 3rd पार्ट का काउंसलिंग क्लास ख़त्म हुआ है कल, और उसको 3 जनवरी से एग्ज़ाम डेट दे दिया। इसी तरह एमएससी का आप फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट देखेंगे 20-22 सेशन का। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लगता है कब, जुलाई अगस्त सितंबर में आया होगा या अक्टूबर के आसपास, जहाँ भी हो, एग्जैक्ट सितंबर अक्टूबर में आया है रिजल्ट। 12 जनवरी से उसका काउंसलिंग क्लासेज है, 20 तक काउंसलिंग क्लास है, हो सकता है एग्ज़ाम हो। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव लिया है उसके ग्राउंड पर, कि उनका एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मस्ट बी हेल्ड हो जाएगा एग्ज़ाम। यानी फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में एग्ज़ाम 20-22 के सेकेंड पार्ट का होने जा रहा है। उसके बाद आप जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते होते आ जाएगा, फरवरी बीत गया लास्ट में, मार्च के फर्स्ट वीक में आपसे जो सीनियर है 22-24 यानी 21-23 सेशन का एमएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। अब उसी में 1 महीना के एडमिशन का प्रोसीड्यूर आता है, डेट दिया जाता है। जो उसमें फेल हुए, एब्सेंट हुए सारे बच्चे लोग को, तब मार्च मान लीजिए, 15 अप्रैल मान लीजिए, 15 अप्रैल तक मोटा मोटी कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। हाँ, 22-24 सेशन में इस सेशन के इतना बच्चे आ गए हैं। उसी के बिहाफ पे हम कह रहे हैं में वह 20 मई हो जाए, 18 मई हो जाए, 15 मई हो जाए, मोटा मोटी इसी के आसपास एग्ज़ाम का डेट होना चाहिए। इस एमएससी के कोर्स में को किया है, नालंदा ओपन में 2 लेग में बना हुआ है। कितना पेपर है इसमें? एमएससी में आपका टोटल फर्स्ट ईयर में 8 पेपर है। एमएससी में 8 पेपर हो या किसी और सब्जेक्ट में जितना पेपर है, आप बीएससी के बात करेंगे तो वहाँ भी आपका ऑनर्स पेपर का बात कह रहे हैं, ठीक है। मेन पेपर जिस सब्जेक्ट का है, सब में एक ही तरह का मार्किंग स्कीम है, एग्ज़ाम का पैटर्न है। क्या 2 सेक्शन में है? 2 सेक्शन में। एक आपको असाइनमेंट, ये कितना का है? 20 का। और इधर हो गया आपको थ्योरेटिकल एग्जाम कह लीजिए, $80 मार्क का ईच पेपर। यही पैटर्न है। टोटल हो गया 100 मार्क का ईच पेपर। 800 आप एमएससी का है तो 800 नंबर का, बीएससी 3rd पार्ट है तो 400। उसी तरह जिसका जितना पेपर है, प्रत्येक पेपर 100 मार्क में, ईच पेपर 100 मार्क है ईच पेपर। अब यहां मार्किंग स्कीम जो है कि असाइनमेंट में आपको किसी भी सूरत में 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ जाता है असाइनमेंट में तो वह बच्चे फेल हो जाते हैं। इसका मीनिंग या तो आप असाइनमेंट खराब लिखें, या असाइनमेंट आप जिस दिन जो पेपर का एग्ज़ाम होता है उस दिन सबमिट करना होता है। जैसे पेपर 1 का एग्ज़ाम 20 मई 2023 पड़ा है, तो असाइनमेंट पेपर फर्स्ट का 20 मई 2030 को लेके जाना है। इनवैल्यूप दिया होगा, आप लिख करके उसमें पैक करके ले जा सकते हैं। और जो जुड़ रहे हैं उसको ये सब अभी करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लास्ट में फाइनल हम बताते हैं क्या करना है। 20 नंबर असाइनमेंट, 80 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपको। टारगेट क्या?
जो लोग देखिएगा यूट्यूब पे कहीं विजिट कीजिएगा, नहीं आपको नालंदा ओपन समझ में आ रहा है तो टारगेट रखना है कि हमको इस 20 नंबर में जीरो नहीं आए। जीरो आने का दो तरह का चांस है। एक चांस ए है या तो सबमिट नहीं असाइनमेंट हुआ फिर भी जीरो, और दूसरा चांस ये है नालंदा ओपन स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप मेरे नोट्स बुक से असाइनमेंट नहीं लिखेंगे। यदि आप मेरे नोट्स बुक से जो नालंदा ओपन जो प्रोवाइड आपको नोट्स किया है बुकलेट फॉर्म में प्रत्येक पेपर का प्रोवाइड किया है उससे आप लिखते हैं तो आपको 0 मार्क अवार्ड किया जाएगा। ये आप जो लोग भी देखेंगे तो आप अपना अपना वो निकाल के असाइनमेंट कॉपी देखिए, उसमें लिखा होगा फर्स्ट टर्म या सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ ये चीज़, उसको पढ़िएगा। आपकी असाइनमेंट कॉपी पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। मीन्स आप यदि नालंदा ओपन के बुकलेट से लिखते हैं और बात सही भी लिखा हुआ है तो हो सकता है आपको 0 मार्क मिल जाए। कई प्रोफेसर के नज़र पे नहीं चढ़ा बात, हो निकल गए उसमें तो आपकी तकदीर थी, आपका लक था कि आप निकल गए। ये बात है कि 0 मार्क इस तरह से दो रास्ता है जहां 0 मार्क आने की संभावना है। और साथ में ऐसे बच्चे भी देखे हैं, ऐसे कॉपी भी देखे हैं कि कोई थ्योरम पेपर 1 का है, एक ही मैथमेटिशियन थे, उसका पेपर 1 में भी वह थ्योरम है और पेपर 6 में वह थ्योरम है। वो पेपर 6 को पलट लिया, देखा वो यही थ्योरम तो लिखा हुआ है, पेपर 1 में लिख दिया, फिर भी आप गलत हो गए। लिखा हुआ सही था, कहीं टेक्स्ट बुक से लिखे थे, अच्छा कंटेंट लिखे थे, गूगल पे देखे थे, यूट्यूब पे देखे थे, आप वो अपने आप में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि यह किस कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है, किस बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है। जिस बैकग्राउंड पे जो बात लिखा है, जो पेपर में जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार जो थ्योरम है उसका बात अपने प्रॉपर जगह पे लिखेंगे। जो भी देखिएगा वीडियो तो इस सब बात को एकदम लेना है, नहीं तो आपको 0 मार्क आ जाएगा। इधर थ्योरेटिकल एग्जाम मान लिए इधर 0 मार्क आ गया और थ्योरेटिकल एग्जाम में आपको 80 में 70 नंबर भी आ गया भाई साहब, 70 नंबर भी, 70 और यहाँ 0, 70 + 0 70 बन गया, आप फेल हैं। और नालंदा ओपन में फेल होने का मीनिंग क्या है? 1 साल बैक होना, बीच में कोई प्रमोशनल एग्जाम नहीं होता है, सफली टाइप का कोई एग्जाम नहीं होता है कि हाँ एक पेपर एग्जाम दे करके हम फिर से पास कर जाए। आप जो लोग फेल हो जाएंगे या एब्सेंट हो जाएंगे उसको फिर यदि आप एमएससी करना चाह रहे हैं, डिग्री लेना चाह रहे हैं, एक ही रास्ता है कि आपके बैक सेशन के जो सेशन आएगा उसके साथ फर्स्ट ईयर क्लियर करेंगे, तब आप सेकेंड ईयर में जा पाएंगे। चाहे एक पेपर में फेल हो या 3 पेपर में फेल हो या 8 पेपर में फेल हो, कोई मीनिंग नहीं है। खाली फेल होने में 2 तरह का कंडीशन लगा हुआ है, 3 या 3 से कम पेपर में फेल होते हैं या एब्सेंट रहते हैं और बाकी पेपर में आप पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट सेशन में फिर भी आप फर्स्ट ईयर में ही रहेंगे, फेल ही लिखा जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सेशन में आपको उतना ही पेपर 3 या 3 से कम पेपर में जिसमें एब्सेंट या फेल थे उतना ही पेपर का एग्जाम दीजिए, पास कर जाइए, फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, तब आप नेक्स्ट सेशन में सेकेंड ईयर जाइए, यानी 1 साल बैक हो गया। यदि 3 से अधिक पेपर में फेल हैं तब उस सिचुएशन में आपको सभी पेपर का एग्जाम पुनः देना पड़ेगा। और वह कब होगा कि आपके बाइक वाला जो बैच आएगा, 22-24 सेशन है, 23 में एग्जाम होने जा रहा है। बाइक सेशन का मीनिंग हुआ 23 सेशन का एडमिशन होगा, उसका एग्जाम 24 में होगा, तो आपका फर्स्ट ईयर 24 में जाके क्लियर हुआ, तब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि थ्योरेटिकल में असाइनमेंट में 20 नंबर है, थ्योरेटिकल एग्जाम में 80 नंबर है। इसमें टोटल पास करने का मार्किंग दोनों का, इस दोनों में से आउट ऑफ 100 में से 33 लिखता है। आप इसको 35 समझिए, 35 समझ लीजिए, लिखता है 33 ही, उसी में पास है। इस
इसमें दोनों में ऑब्टेंड मार्क और इसमें ऑब्टेंड मार्क मिला के यदि ऑब्टेंड मार्क है ये 35 आउट ऑफ 100 आ गया आपको, आउट ऑफ 100 आया है, तब आप पास हो जाते हैं। अब आप जुड़े हैं मेरे प्लेटफॉर्म से, तो हम तो यही कहते हैं यदि हम आप हमसे जुड़ रहे हैं और मेरे नॉर्म का पालन कर रहे हैं 70% 60% इतना ही काफ़ी है, पालन कर रहे हैं, तब आपका मार्क हमसे इतना % कम से कम आशा रखते हैं, तब आप जुड़िए, मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं क्या किसी को जैसे लास्ट टाइम में बहुत लोग होता है कि नोट्स दे दीजिए, एक कीजिए, हम सीधे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मेरे नोट्स को आप नहीं लिख सकते हैं, हम स्टैंडर्ड सिंबल यूज करते हैं। मेरे पढ़ाया हुआ बच्चे का नंबर उस रेंज में है, टॉपर से लेके सब लिस्ट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत हम डेटा भी शेयर किए हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर जो सिंबल लिखते हैं उस सिंबल को प्रॉपर समझना है। कहीं दिक्कत लगता हो, जहाँ जहाँ सिंबल लिखते हैं उस सिंबल को आप एक जगह चार्ट बना लीजिए। इसको रियल नंबर कहते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। शुरुआत में हम लिखते हैं और कहीं 8-10 सिंबल है हम शुरुआत में लिख देंगे, बाद में फिर जाकर के कुछ नया सिंबल है, चूँकि सब सिंबल एक साथ तो इंट्रोड्यूस करना अच्छा, मतलब दिमाग में रखना भी टफ काम है, बीच बीच में आएगा, वो सारी बात को बीच बीच में करते जाना है। हुसैन जी, आदित्य जी, आप जुड़े हैं, आप टारगेट रखिएगा कम से कम 80% नंबर हो। 80% से कम पे गुंजाइश नहीं है, हम आपसे आशा करते हैं। जो लोग भी जुड़ रहे हैं, अब टाइम के अभाव में कोई स्कूल में है, कोई कुछ है, ठीक है। पीजी करने का मीनिंग हो सकता है हमसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस लोग देखते होंगे या कर रहे हैं नालंदा ओपन से। पीजी का 2 ही मीनिंग है। यदि आपको फर्स्ट क्लास एटलीस्ट नहीं हुआ ना तो पीजी का कोई मीनिंग नहीं है। हम लोग जितना समझ पाए, फर्स्ट क्लास एटलीस्ट पीजी में आज की डेट में होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पीजी मार्क को हायर में आप यदि सोचेंगे तो 2-3 कैटेगराइज में बांटा है। 60 से 80 तक के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म है, 60 इंक्लूड है, 80 एक्सक्लूड है, यानी 80 से कम, 60 या 60 से ज़्यादा। इस बीच का मार्क है, आपको एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, इतना पॉइंट उस बच्चे को मिलेगा। और 80 या 80 से ऊपर सबको एक जैसा कंसीडर करते हैं। तो हम ये 80% का जो लक्ष्य रखते हैं, इसमें मेरा लक्ष्य वह भी निर्धारित है। टॉप हो के आइए आप, अच्छी बात है। और एमएससी में टॉप होना से जो कम एज के बच्चे हैं इनकेस, उसके लिए तो बहुत बहुत दरवाज़ा खुलता है। एक पहला यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल पे काबिज होना, जो लोग बाइक होके एग्ज़ाम दीजिएगा वो नहीं होता है, उसको उस एलिजिबिलिटी कंडीशन से बाहर रखा जाता है। भले ही टॉपर के बराबर ही क्यों न मार्क हो, लेकिन बाहर हो गया। जो एडमिशन लिए और रेगुलर 2 साल में कर रहे हैं वही लिस्ट में शामिल होता है। अभी तक तो नॉर्म यही एग्जिस्टिंग है। एक यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, आपके नाम के साथ टाइटल लग गया, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट। कहीं किताब लिख रहे हैं, कहीं आप परिचय दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। चूँकि इस लेवल पे एमएससी कर रहे हैं तो कुछ तो उसका रोल है ना आपके लाइफ में। उस रोल को जब रखेंगे तो आपके नाम के साथ वह टाइटल होगा, तो शायद जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में या समाज को देखने का नज़रिया आपके प्रति चेंज जरूर कुछ न कुछ होगा। चाहे वह 1% चेंज आए, 2% चेंज आए, कुछ चेंज होगा। एक तो ये बात रह गई गोल्ड मेडलिस्ट हो जाना। दूसरा बात है कि कम एज के बच्चे हैं, आप आगे रिसर्च करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आप इंस्पायर फेलोशिप ले सकते। फॉर्म भरा जाता है, भारत सरकार का फॉर्म है, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। उस रैंक सर्टिफिकेट इशू करता है फर्स्ट रैंकर के लिए, वह रैंक सर्टिफिकेट लगा करके
और वैसा करने से क्या होगा, फिर वह इंस्पायर जो कमिटी है वह इंस्पायर फेलोशिप का लिस्ट तैयार करती है। लिस्ट तैयार करने में डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉपर, 3 टॉपर, हम लोग मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं, उस डोमेन में 3 टॉपर को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी दिया जाता है, फॉर्म भर सकते हैं। भारत बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी का सीट उठा कर देखेंगे, सीट वहाँ रिस्ट्रिक्टेड सीट है। जनरली तौर पर 85% के आसपास यदि एमएससी में मार्क है आपका, तो 100% अभी तक घटना में कोई नहीं लगा कि जिस यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट थे और उसका मार्क 85% था, इंस्पायर फेलोशिप ना मिला हो। मिल जाएगा, अभी तक डेटा में यही है। किसी साल ऊपर नीचे भाग गया तो अलग बात है, भाग जाएगा तो हम भी लोग वही भाग जाएंगे, इसमें करीब बात है। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, 85 88 के रेंज में आ जाएंगे। 80 से 85 क्रॉस करके समथिंग आ जाए, 85 पॉइंट समथिंग टॉपर हैं, 85 पॉइंट समथिंग आ गया, तो निश्चित रूपेण वैसे बच्चे को इंस्पायर फेलोशिप मिल जाएगा। उसमें एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लोग इंस्पायर का फेलोशिप भर सकते हैं। खाली एज होने से क्या होता है कि अब पीएचडी कौन करेगा भाई, अब जॉब कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इतना लेवलिटी है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। कोई इच्छुक व्यक्ति हो, है ना, ये सब शिक्षा लेने का कोई एज नहीं होता है हायर में, उस तरह का व्यक्ति है तो उसके लिए भी इंस्पायर फेलोशिप है। उसमें होता क्या है, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में लोग जानते ही नहीं है, लोग यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, फिर भी उस यूनिवर्सिटी टॉपर को कैसे भुनाया जा सकता है, लाइफ में लाया जा सकता है, ये सब भी जानकारी नहीं है। फर्स्ट क्लास है, सब दिन यही इसी तरह का शुरुआत करते हैं, तो बोर मत होइएगा। होता क्या है, उसमें आप फॉर्म भरते हैं, आप सेलेक्टेड हो जाते हैं इंस्पायर के लिए, तो आपको एक वहाँ से सर्टिफिकेट बन के आता है इंस्पायर फेलोशिप के नाम से। आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में इनरोल्ड होते हैं, तो जो जेआरएफ का फंड सीएसआर या यूजीसी डिफरेंट एजेंसी प्रोवाइड करती है, उसी तरह से इंस्पायर फेलोशिप का फंड रिलीज होता है। ईच मंथ पीएचडी के ड्यूरिंग पीएचडी में 31,000 आपको फेलोशिप है, अब प्लस सिटी के अनुसार एचआरए का फंड है। 16% से लेकर 18% के या 14% से लेकर 18% का वेरिएशन है। सिटी का कैटेगरीज बना हुआ है, एबीसी, उस तरह कैटेगरी में अलग अलग। ए ग्रेड का सिटी है 18%, उससे सस्ता वाला सिटी है उसमें 16% है। मोटा मोटी इसको टर्नअप करेंगे 14 या 42 लिस्ट पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 31,000 35,000 मंथली आपको फेलोशिप मिल जाएगा। कहीं भी आप रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 5 साल का फेलोशिप है आपके हाथ में। आपको सोचना नहीं है कि हाँ लाइफ कैसे चलेगा, परिवार भी कहीं हो गया। एक 35,000 मोटा मोटी आज के डेट में लिविंग मेंटेन करता है। हम लोग भी लिए हैं तो ये जान रहे हैं, और हम लोग फैमिली के साथ वो चीज़ अचीव किए हैं, तो अच्छा मतलब मेंटेन हो जाता है। आप काम कर सकते हैं 5 साल तक। जो लोग नए एज के हैं, अरे भाई कोई भी जॉब करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा, इधर से आके निकल के लीजिए, हो सकता है इंस्पायर भी हो जाए और कोई फेलोशिप मिल जाए आपको। बहुत सारा फेलोशिप है, एक साथ 2-3 दिन फेलोशिप मैथमेटिक्स में चल सकता है, ऐसा भी बात है। खैर बात वैसा 1-2% कहीं कहीं के लोग मिलता है, कोई कोई बच्चा इस तरह का है। नॉर्मली तौर पे आप जो भी इंस्पायर ले लीजिए, आप कहीं से रिसर्च कीजिए। इनकेस उससे आगे आप करते हैं तो वह इंस्पायर फेलोशिप पोस्ट डॉक में कन्वर्ट हो में फिर फेलोशिप बन जाएगा। खाली एक बार एक्टिव होने का जरूरत होता है। आप पोस्ट डॉक में जाएंगे तो वही राशि बहुत बड़ा राशि हो जाता है, 1 लाख के प्लस में है, तो ये तो फायदेमंद है। साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी के तौर पे देखेंगे तो इंस्पायर प्रोफेसर का अलग से पोस्ट आता है, उसमें वही लोग एलिजिबल है जिनके पास इंस्पायर फेलोशिप था। ये बहुत बड़ी लाइन है, उसमें मुट्ठी भर लोग होता है और उसमें कोई रेस नहीं है। आपके पास इंस्पायर है, पीएचडी भी कर लिए, रेस में आ गए तब आपको देखने सुनने का कोई बात नहीं है, एकदम हो ही जाएगा।
ये सब अचीवमेंट है एमएससी। तो इसको जो लोग जॉब में हैं, प्रमोशन के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको भी कह रहे हैं थोड़ा सा, अरे भाई जॉब में है, पर्सनालिटी आपको दिखना चाहिए ना, तो मार्क लेकर आइए। मैं आप मेहनत के बल पे है, मेहनत कीजिएगा, 80% मार्क आएगा, नो डाउट। अब इस पेपर में जाएंगे, ये सारी बात तो ठीक है, एमएससी के अचीवमेंट है, ये सब होता है, लोग इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा निकलिए बिहार से बाहर और हायर एजुकेशन में, चूँकि अभी हम लोग आप लोग कर रहे हैं, तो हम ही लोग पे अब बिहार की लाज है। जिस तरह से बिहार में हायर एजुकेशन के टीआरपी गिरा है, कोई लोग नहीं है करने वाला। आप उठा के देखिएगा तो एकदम नगण्य मिलेगा। तो थोड़ा सा उसको करना है। अब रही बात इसमें तैयारी कैसे करें, कैसे क्या करें। तैयारी में आप 22-24 सेशन के हैं, तो इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए अलजेब्रा पेपर फर्स्ट, चूँकि नालंदा ओपन के माहौल में जो लोग बीएससी किए होंगे उनको माहौल पता है, वहाँ कोई चोरी नहीं होती है, ये दिमाग में बिठा लेना है। कोई आप एक वर्ड इधर उधर नहीं कर सकते हैं। कोई लोग यदि आपको कहा है तो वह आपको झूठ बोला है, या तो वह फेल हो गया है या एक से छोड़ दिया हुए में से। कोई चोरी नहीं हो सकता है, किसी एक आदमी कहीं कुछ इस तरह के एक्सेप्शन मोड में कोई आ जाता होगा, उसका कोई बात नहीं एक्सेप्शन वाली बात का। एक आध पेशेंट में कहीं हो गया, कोई लोग कर लिए, सर में कफन बांध लिए, सामने वाला किसी व्यक्ति को मारना है तो राजीव गांधी व्यक्ति को भी चित्रा उड़ा दिया, उसमें तो कोई बात ही नहीं, वो एक्सेप्शन चीज़ है। लेकिन आप जेनुइनी में 8 पेपर है, 8 पेपर में आप देखेंगे, ठीक है, अच्छा मार्क आपका तभी आ सकता है जब आप तैयारी करके जाएंगे। कोई चीटिंग नहीं, ऑन द कैमरा एग्ज़ाम होता है, तो ये सब बात को दिमाग में रखना है। आप बहुत लोग एडमिटेड हुआ है, कुछ जानकारी नहीं है, उन लोग को लगता है कि हाँ ऐसे ही जैसे हम और जगह से कहीं से ले लिए डिग्री, उसी तरह यहाँ ले लेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा समस्या है। डरना भी चाहिए, और वह माहौल से आप वाकिफ़ भी होइएगा कि फर्स्ट पेपर जो आपका एग्ज़ाम है अलजेब्रा 22-24 सेशन, यानी 2023 मई में जो एग्ज़ाम 2023 में एग्ज़ाम होगा, मई में, मोटा मोटी जोर नहीं देना चाहिए, कहीं उधर उधर आगे हो गया तो सर आप मई में कह रहे थे, जून में एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि डेट में इस तरह से होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो उसके लिए अलजेब्रा पेपर फर्स्ट पेपर बहुत टफ है इस सेशन में, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज और का इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कभी आप उसको भेंट नहीं था, दरअस नहीं था उससे, किस तरह लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे, और वह बेसिक जो अलजेब्रा है ग्रेजुएशन से उसको उठा करके हायर लेवल पे बनाया है। तो हम पढ़ाते भी हैं, उसके बाद भी लगता है कि जितना समझाना चाहिए, जितना हम कह रहे हैं, उतने बच्चे कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में लोग याद करके लिख लेते हैं, ठीक है, लिखा गया, अच्छी बात है, लेकिन टफ काफ़ी है। जो लोग ये चीज़ आप समझ रहे हैं, अलजेब्रा में इस साल आपके बैच में यदि 100 लोग फेल होंगे तो मोटा मोटी 70 लोग अलजेब्रा में फेल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। चूँकि पहला दिन जा रहे हैं, गांव से आया है, कोई वहाँ माहौल नहीं था, चिट्ठा पुर्जा रख लिए, लेके गए, बस वहाँ पता चला रहे यहाँ तो दूसरा ही चीज़ हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा और इसमें रेशियो बन जाता है, और क्वेश्चन उस तरह का है कि आप लिख नहीं पाएंगे। अलजेब्रा वाला बात पे आया, तो हम लोग अलजेब्रा से ही शुरू करेंगे। अलजेब्रा पेपर फर्स्ट, इस अलजेब्रा पेपर फर्स्ट में अंदर इंटर करेंगे तो बहुत चीज़ है क्या, इसका बैकग्राउंड नंबर 3 से थोड़ा बहुत और ग्रुप से बना है। ज़्यादा बेसिक तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उतना बेसिक
4-5 महीना में ले बिने, हमको 4-5 महीने में 8 पेपर पढ़ाना है मोटा मोटी 4-5 महीना में। 1 महीना तो अल्टरनेट ही है, उसके बाद रेगुलर बैच है। तो इसमें सक्षम जितना हमको ज़रूरी है थ्योरेटिकल आइडिया में आपको क्वेश्चन को देखते हुए उतना भर तो ले लेंगे। उसमें कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं, सिंपल सी चीज़, ज़्यादा बोर करना नहीं, आज पहला ही दिन जुड़े। ये लिखा हुआ है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिख रहा है क्लियर? बहुत लंबा हो गया इंट्रोडक्शन देने यस में। सर, बिल्कुल विजुअल है सर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी ऐसे सी लिखते हैं, इसको 20 से काट देते हैं। एक्चुअली लिखा जाता क्या, ऐसे लिख करके ऐसे लिखा जाता है। तो ये बहुत ट्विस्ट सिचुएशन है, तो हाथ से लोग सिंपली लिखने के लिए टाइम ना हो तो इस तरह से लिखता है, वही मीनिंग समझते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक क्या फॉर्मेट का नंबर होता है, ये जो लिखा जाता है ऐसा नंबर x प्लस आई वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल, हम लिख देते हैं रियल क्या, इस नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए रियल लिखा हुआ है, इसका 2 पार्ट, सी का 2 पार्ट, प्योरली रियल और इमेजिनरी या प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल का मीनिंग हुआ जो रियल नंबर है। रियल नंबर से वाकिफ है? रियल नंबर का मीनिंग हो गया माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, इसके बीच का जो भी यूनिवर्स का नंबर है मीन्स कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ये तो ठीक है, लिटरेचर वर्ड में बहुत आसान से लोग कह देता है कलेक्शन ऑफ रियल और इरेशनल, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में बहुत ट्विस्ट सिचुएशन है। सिंपली इस चीज़ को देखेंगे तो ये हम लोग जो रियल नंबर को नोटेशन लाइन से किए थे, एरे के द्वारा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, बीच में ये 0 है, इसके द्वारा दिखा लिए। मीन्स रियल लाइन लाइन फॉर्म का है। यहाँ संयोग से आप ये नंबर सिस्टम शुरुआत से दिखा दे, आप तो आदित्य जी कहे संत करेंस में है, तो आप लोग मैथ में ही है ना? हाँ सर, मैथ में ही है सर। तो आप लोग तो डिटेल जानकारी देते होंगे बच्चे को, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, ये लाइन लिखे, ये स्ट्रेट लाइन है। कोई जरूरी नहीं है कि रियल लाइन स्ट्रेट लाइन का ही बात हो, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, चाहे वह कर्व टाइप का लाइन हो या स्ट्रेट लाइन हो। चूंकि लाइन का आप पार्ट देखेंगे तो लाइन 2 पार्ट में है, स्ट्रेट लाइन और कर्व में। हम लाइन वर्ड यूज कर रहे हैं, रियल लाइन, उसमें स्ट्रेट लाइन का कहीं मीनिंग नहीं है। शो करने के लिए सिंपली हम लोग इस फॉर्म में दिखा लिए। इस फॉर्म में दिखा लिए, इसका मीनिंग जब पॉइंट का डिफिनीशन लेके आएंगे, इसमें कोई पॉइंट ने आप रखा, कोई पॉइंट रखा, ये पॉइंट है, किसी पॉइंट पे नहीं दिख रहा होगा, कोई पॉइंट रखा, पॉइंट, और पॉइंट सब का डिफिनीशन आप बुक में देखते होंगे क्या है, देयर इज नो लेंथ ब्रीथ विथ, कुछ नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो पॉइंट सिंपली तौर पे हम लोग कह रहे हैं या दिया जाता है नॉन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मीन्स नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, केवल इमेजिनेशन फॉर्म है पॉइंट का। कोई जैसे आप इस पॉइंट से हम यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, इसका तो कुछ साइज है, आंख को दिखता है तो वह
माइक्रोमीटर में पार्टिकल का साइज होता है, तो वहां तक अप टू देख सकते हैं। हम लोग आंख से देख रहे हैं पॉइंट है तो 10 का पावर माइनस 6 मीटर से कि इक्वल, या बहुत आंख फ्रेश है उसके इक्वल है, या उससे छोटा पार्टिकल है, लेकिन 10 का पावर माइनस 6 मीटर तो है ना पार्टिकल का साइज। अब पॉइंट होता, पॉइंट जो डिस्कशन करके आए, जब डिफिनीशन दे रहे हैं, तो मेजरमेंट, साइंटिफिक मेजरमेंट 10⁻⁻⁴ पार्टिकल का मेजरमेंट अभी तक है, यानी 10 का पावर -44 ऑब्जेक्ट आप देख भी नहीं सकते थे। जो डेवलप इंस्ट्रूमेंट है अभी उतना ही तक गए हैं। इनकेस 10 के पावर -44 रेंज का भी पॉइंट होता, उसका भी तो साइज कुछ है ना, दैट इज नॉट ए पॉइंट। सिंपली पॉइंट कहने का मीन्स है एक इमेजिन किया हुआ सिचुएशन है, और ऐसे हम लोग ड्रॉ करके दिखा देते तो उस सिचुएशन को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पॉइंट है, नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उस पॉइंट को का कलेक्शन, लाइन पे आइएगा डिफिनीशन, तो लाइन कहते थे लेंथ हो, ब्रीथ ना हो, कोई विड्थ ना हो, विड्थ चौड़ाई कुछ ना हो, केवल लेंथ प्रोड्यूस कर सके। 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 1 एस्ट्रोनॉट हो, 1 पार्सेक का हो, जितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, केवल लेंथ प्रोड्यूस कर पाया। ये लेंथ प्रोड्यूस किया, विड्थ कुछ नहीं है ये। अब बिना विड्थ का क्या लाइन हो सकता है? दैट मीन्स लाइन भी, चूंकि यह पॉइंट नहीं हो सकता है, पॉइंट का कलेक्शन है, ये विड्थ नहीं डेवलप हो पा रहा है, मीन्स लाइन भी इमेजिनेशन किया हुआ सिचुएशन है। रियल लाइन पूर्णतः इमेजिन किया हुआ सिचुएशन है, लेकिन इस रियल लाइन में कहीं बीच में खाली नहीं है ना। एक पॉइंट यहां है, दूसरा कोई पॉइंट देते, कोई दूसरा नंबर, रियल नंबर आ जाता है। प्रत्येक रियल नंबर इसमें जो भी आप लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो, -1 लिख रहे हो, 0 लिख रहे हो, 1/2 लिख रहे हो, √2 लिख रहे हो, पाई लिख रहे हो, जो भी रियल नंबर लिखते, ऑल रियल नंबर आर यूनिक इन दैट इन इट्स इनवर्स। इनवर्स क्या है रियल नंबर का? रियल नंबर। इसका सबसे बड़ा, रियल का सबसे बड़ा स्केलर इनवर्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से बड़ा कोई नंबर सिस्टम अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। रियल लाइन में जो भी नंबर है यूनिक है। तो थोड़ा सा ये लिखे हैं तो थोड़ा ये रिप्लाई दीजिएगा, क्या 6 = 6 लिखा हुआ सही है? दिस इज राइट और रॉन्ग? कंपैरिजन है, यूनिक वर्ड लाए इसलिए पूछ दिए। जब आपने कहा ये इक्वेशन फॉर्म में इक्वलिटी है, मींस तराजू है, तराजू का 2 पलड़ा है, एक साइड 6 रखा तो दूसरा साइड 6 रख रहे हैं, पूरे उसके डोमेन में 6 कितना नंबर है? एक ही 6 है रियल में। भले हम लोग लिखने के लिए 2 बार लिखे, 5 बार लिखे, 10 बार लिखे, यूज करते हैं, बट 6 इज यूनिक एग्जिस्टेंस इन इट्स यूनिवर्स, दैट मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर में 6 एक के बाद दूसरा नहीं है। तो ये लिखा हुआ क्या तराजू है, तौलने वाला इंस्ट्रूमेंट है? दैट आर नॉट, दिस इज आइडेंटिटी। एक ही चीज है, तो इस तरह के रिलेशन को आइडेंटिटी कहते हैं। 2 समान ऑब्जेक्ट इक्वेशन में कभी कन्वर्ट नहीं होता है। कंपैरिजन इक्वेशन जब बनता है तो कंपैरिजन सिस्टम बने, कंपेरेबल हो, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। वो जो तुलना करने का प्रोसेस हुआ उसको इक्वेशन कहते हैं। यह आइडेंटिटी है, इक्वेशन नहीं है। इसी में कोई 6x लिख देते = 12। देखिए x वेरिएबल के साथ आपने इक्वेशन तैयार किया। एक साइड 6x टाइप का ऑब्जेक्ट था, उसके इक्वल 12 है, इक्वेशन बना, तो बताइए x क्या होता? मीनिंग मिल जाता, इक्वेशन बन गया आपको। बट
दोनों जगह सेम ऑब्जेक्ट रख दिएगा तो कंपेरेबल नहीं है। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, किसी आपको 1 किलो आलू लेना है, एक साइड देखिए आयरन का स्टैंडर्ड 1 किलो का वाट बना है, उसके कंपैरिजन में आप आलू रख दिए या परवल रख लिए, जो लेना था आपको कंपेयर कर दिए, तो वह 1 किलो वाट के कंपैरिजन वह कंपेयर होकर आया, ये ऑब्जेक्ट है, ये 1 केजी परवल है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है। एक ऑब्जेक्ट आयरन से मेड ऑफ था, एक ऑब्जेक्ट कोई और था, जो आप ले रहे हैं उस तरह का ऑब्जेक्ट है, तो वह इक्वेशन बना। चलिए, मीन्स रियल लाइन इस फॉर्मेट में होता है सिंपली आर, इसको लोग लिखने के लिए ये भी लिख देता है, और इमेजिनरी लाइन सिंपली तौर पे आई इंटू आर को रियल नंबर। जब इसका पेपर 6 में जाएंगे तो इस पूरे सिस्टम को पढ़ना है। पेपर 6 में एक पेपर है आपका, इसमें ऑब्जेक्ट होता तो किस तरह काम करते, पेपर 6 में ये बात है। अब यहां पेपर 6 में जाइएगा तो इसको नोटेशन में लेके आएंगे कि सी बनता क्या है। सी आपको सिंपल आर्गन प्लेन, दिस इज आर लाइन, दिस इज आई आर लाइन। इस दोनों लाइन का कंपोजिशन ये सिस्टम बना, दैट सिस्टम रिप्रेजेंट बाय सी। ये कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो पूरा डिटेल, चूंकि कॉम्प्लेक्स में कोई भी पॉइंट रखते हैं आपको सर्कुलर मीन्स सर्किल बनाता है, सर्किल को बनाइएगा अंदर में डिस्क बन जाएगा या सर्कुलर फ्रेम सरकमफ्रेंस डेवलप हो जाएगा, इस तरह का मीनिंग लेके आता है। वो पेपर 6 में डिस्कस है। यहाँ से प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। थोड़ा ध्यान रखना क्या क्या बात है कि यह लाइन है तो इस बात को बढ़ाइए, बहुत सारा प्रॉपर्टी है इसमें। रियल लाइन को पढ़ना, रियल एनालिसिस को पढ़ना, अभी तक इसमें रिफाइनमेंट होते जा रहा है, क्या क्या हो जाए। अब पहले रियल एनालिसिस के तौर पे थे, अब एक नया रियल एनालिसिस का टर्म आया, उसको मेजर थ्योरी पढ़ना है। इसका कुछ पार्ट, इस पेपर का कुछ पार्ट पेपर 2 में पढ़ना है। इस ये या इसके रिलेटेड बात, और इसी में दूसरा बात जो रिफाइनमेंट होके आया, मॉडर्न रियल एनालिसिस। इसका नाम है मेजर थ्योरी। ये आपका पेपर 3 है, पूरा एक एक पेपर है। पलट दे पेज। यस सर। ये आपका रियल पार्ट हुआ। अब रियल का जो टुकड़ा करते हैं 2 पार्ट में, इररेशनल दूसरा टुकड़ा रेशनल। रेशनल समझते हैं या लिखना पड़ेगा? सर P/Q के रूप में। P/Q के रूप में। और कुछ बोलिए। P/Q ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नो डाउट सही है। Q 0 नहीं होना चाहिए, PQ इंटीजर में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। इसको लिटरेचर वर्ड में क्या कहते हैं? जैसे आपको 0.3 रेकरिंग लिखे, क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? सर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का एक कंसेप्ट है। बहुत बहुत बेहतर है, ये बात ठीक आया कि ऐसा नंबर सिस्टम जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में टर्मिनेट हो जाए तब उस नंबर को रेशनल कहते हैं,
और टर्मिनेट ना हो, सॉरी उल्टा न हो गया है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में या तो टर्मिनेटिंग हो जाए या रीअकर का केस हो, टर्मिनेट हो जाए या रीअकर हो जाए। टर्मिनेट हो गया, जैसे 4/5 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे 0.8 हुआ, टर्मिनेट कर गया, और 1/3 में 0.333 रीअकर का केस आ रहा है, रीअकर आ रहा है। इसी को लिखते इस तरह के नोटेशन से, या तो टर्मिनेट हो जाए या रीअकर का केस हो जाए, और किसी भी इस तरह के नंबर फॉर्म को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरह के उस तरह के नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल, बस उल्टा बात लगा देना है, टर्मिनेट न करे न रीअकर का केस हो, टर्मिनेट न हो मीन्स रूट के बाद आते रहे, दशमलव के बाद आते रहे, दशमलव के बाद ये भी आ रहा है, बशर्ते रीअकर का केस ना हो। बस रेशनल का एगेंस्ट बात। जैसे एग्जाम्पल में आप उठा के √2πe, ये बहुत सारा नंबर है। अब इस पेपर में आकर के देखेंगे, यहां से इस सेट का डिस्कशन आएगा, तो ये आपको पेपर 8वां में सेट का कुछ कंसेप्ट जाता है, कुछ पार्ट है 8वां पेपर में, कि सेट का कार्नलिटी क्या होगा, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, ये सब मीनिंग हो के आएगा, कुछ पेपर 8 में जाएगा। और कुछ पार्ट ए रेशनल है तो आर के अंदर ही रह जाता है, यानी पेपर 2 में ही रह जाता है। अगला इसका जो बहुत क्लासिफिकेशन मायने रखता है, रेशनल को दो तरह का नंबर फॉर्मेट में, एक इंटीजर, एक हो गया फ्रैक्शन। इंटीजर को नोटेशन में लाते हैं जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर को लाए क्यू, सिंपल क्यू ऐसे लिखा रहेगा क्यू, और इरेशनल का नोटेशन हुआ कंप्लीमेंट सेट के थ्रू में आर कंप्लीमेंट या आर माइनस क्यू सेट के फॉर्म में। इंटीजर जेड, फ्रैक्शन का कोई नोटेशन स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ है, वहीं जहां p/q लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए, जस्टिफाई कर लीजिए। इंटीजर में गए, इंटीजर तो आपके हाथ में बहुत, इंटीजर समझ में आया ना? इंटीजर का मीनिंग क्या हुआ? 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, ये इंटीजर है। अब इस नंबर सिस्टम को रियल लाइन पर आप स्टेब्लिश करेंगे, यानी शो करेंगे, तो यह नंबर, दो नंबर के बीच का डिस्टेंस, देखिए सक्सेसिव दो नंबर के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये कहीं इस नंबर को हम रियल लाइन पे दिखाए, ये कहीं 0 हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है, इंटीजर को दिखा रहे हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इसका मीनिंग है इस बीच का ये नंबर गायब है, खाली है, है ना? ये बीच का पार्ट नहीं है इंटीजर में, केवल आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, एक एक यूनिट पर दो लाइन के, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सक्सेसिव मींस x
एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई मोडलस दैट इक्वल टू आई इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी लगा दीजिए, एक्स आई बिलोंग्स टू जेड। दो सक्सेसिव नंबर के बीच का डिस्टेंस 1 हुआ, कुछ हो फिक्स हो जाए या कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस हो जाए दो सक्सेसिव नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में, तो ऐसे सेट को कहते हैं डिस्क्रीट सेट। दिस इज नॉन डिस्क्रीट सेट। यानी इंटीजर सेट में दो नंबर के बीच कोई भी इंटीजर के अलावा कोई सेट ऐसा बनाते जिसमें दो नंबर के बीच का डिस्टेंस कुछ फिक्स हो जाए, कुछ डिस्टेंस हो। ये तो नंबर सिस्टम में ऐसा आ गया फिक्स मिल गया, कुछ में हो दो नंबर के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस होते जाए, तब उस सेट को डिस्क्रीट कहते हैं। डिस्क्रीट हो गया। अब इस नंबर को आप रियल लाइन पे आप अरेंज करके देखिएगा, रेशनल नंबर के को आप जैसे 0 और 1 ही नंबर है, इसको रेशनल नंबर के बीच का देखते 0 तो है ही, कहीं आपको 1/2 मिल जाता, ये भी रेशनल है। कहीं बीच में 1/10 मिलता, ये भी रेशनल है। 1/100 मिलता, ये भी रेशनल है। 1/10 लाख मिलता, वो भी है। 1/10 करोड़ मिलता, वो भी रेशनल है। 1/10 अरब मिलता, वो भी है। जो आप सोचते P/Q फॉर्म में कोई भी इंटीजर का दो मेंबर ले लीजिए, वह नंबर उसी रेशनल का है। तो यह नंबर इस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पे बेस नहीं है, यानी दो सक्सेसिव नंबर के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरह के सेट को कहते हैं डेंस सेट। ये डेंस कहलाता है। उसी डेंस वर्ड से अब प्रॉपर पेपर में जाइएगा तो मिल जाएगा, कहीं मिल जाए थ्योरम, और तो बहुत सारा है। डेंस वर्ड से आगे उसी को डेंसिटी के फॉर्म में आप डेवलप करते हैं और उसको आगे देखते ये इरेशनल नंबर। और जब पेपर 8 में जाएंगे, यहाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल पे विभक्त है। ये रेशनल नंबर सिंपली तौर पे सबसे लार्जेस्ट काउंटेबल सेट ये है, इससे बड़ा काउंटेबल सेट फाइंड नहीं होता है। और इस रेशनल में एक भी इरेशनल का मेंबर आ जाए तब वह अनकाउंटेबल होता है, यानी कार्लिन के सेंस में दिस इज अनकाउंटेबल, दिस इज काउंटेबल। आएगा काउंटेबल कैसे कहेंगे, ये सब थ्योरम पेपर 8 में है, कैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल में बहस है। और जब रेशनल काउंटेबल है तो इंटीजर भी क्या है, ये काउंटेबल है ना। देखिए इसी का सेट, इसका सुपर सेट है ना रेशनल, इस सेट को कंटेन करने वाला क्यों है, सुपर सेट है। इसका परिवार ही काउंटेबल हो गया तो उसका छोटा परिवार बनाएंगे तो काउंटेबल से बाहर होगा। एक परिवार में 10 मेंबर है, उसका छोटा परिवार बनाए, उसमें डिवीजन करके कोई लेके आए तो 10 लोग से तो अधिक नहीं होगा ना, बस काउंटेबल। इस इंटीजर का डिवीजन हुआ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को ही लिख देता है क्या, नेचुरल नंबर। अपने यहाँ इंडियन कल्चर में पॉजिटिव इंटीजर 0 छोड़ के नेचुरल नंबर लिखता है। जो उत्तरी अमेरिका के कुछ पार्ट लेंगे या नासा जिस रीजन से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर 0 के क्रॉसपोंडिंग भी इंक्लूड करके नेचुरल नंबर कहा है। तो उस समस्या में पढ़ना नहीं है, एक छोड़िए, रहने दीजिए, कोई उससे आपत्ति नहीं है। इंटीजर या 0 लगा के कह दीजिए, सिंपल अपने रीजन के अनुसार। ये इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर है ये।
इसको डिनोट करते हैं एन से, एन। ये लिख देते हैं सिंबल, तब आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर है। कोई और एन लिखते तो आपको स्पेसिफिक देना पड़ेगा एन इज ए नेचुरल नंबर, वह स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। और ये सब जो लिखे सब स्टैंडर्ड नोटेशन लिखते हैं, इसके साथ कोई डिफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। और निगेटिव इंटीजर होता है तो कहीं ये लिखे या सिंपली जेड प्लस लिख दे, ए जेड माइनस हो गया, या एन लिखे हैं तो माइनस एन लिख दे, माइनस एन लिख दे, कोई आपत्ति नहीं। और बाकी तो आप समझ रहे हैं, जीरो इस सेट के अनुसार लगाए थे, इंडियन कल्चर में उसको होल नंबर के क्रॉसपोंडिंग कहा जाता है। एक काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। यही हम लोग का नंबर सिस्टम। तो पेपर वन में जो हम लोग का काम है, इस पार्ट में ये जो इंटीजर जहां से शुरू हुआ, इस पार्ट का जो अध्ययन करते हैं, इंटीजर और इंटीजर का सबसेट, फ्रैक्शन नहीं, इंटीजर या इंटीजर का सबसेट, इसका जो अध्ययन करते हैं तो वह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन हो रहा है, डिस्क्रीट सेट का जो कैलकुलेशन हो रहा है, वह अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के फॉर्म में जाता है। उसमें डिवीजन एलोगरिथम है, ग्रुप का कंसेप्ट है, रिंग का कंसेप्ट है, फील्ड का कंसेप्ट है ना, वो उठा करके लेके आए। जैसे ये सबको बात आगे एक्सटेंड किए तो स्वतः यह बढ़ते बढ़ते रियल नंबर के क्रॉसपोंडिंग भी पहुंच जाता है, फील्ड और रियल नंबर पे भी बनता है। लेकिन बेसिक आइडिया आपको इसी इंटीजर सेट पे मिलता है। यही बहुत सिंबल आ गया आपके हाथ में, 4-5 सिंबल तो आ गया, नंबर सिस्टम का यही विजुलाइजेशन है। अब इसी में आगे बात करेंगे, थोड़ा सा सेट का लेके बात करेंगे, तब आगे बात करेंगे। मीन्स कुछ पार्ट इसमें पढ़ाने लगेंगे तो पेपर 8 का भी कुछ बात इसके साथ आ जाएगा। पेपर 1 काम कर रहे हैं, चूँकि नंबर थ्योरी का जो बात लिखना है, जो बात जानना है, वह पेपर 8 में है, उसका यूज पेपर 1 में है। तो हम लोग तो पेपर 1 पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर 8 का भी बात हो जाएगा। उसका भी कुछ क्वेश्चन, 2-3 गो क्वेश्चन आपको डिवीजन एलोगरिथम जीसीडी से रिलेटेड करके आपको है, कन्ग्रुएंस रिलेशन है, तो ये हम लोग इसी पेपर में पढ़ लेंगे, वहाँ का भी क्वेश्चन सोल्व कर हो जाएगा। तो आज यही हम ख़त्म करते हैं। सर ये पूछना था हाँ। कि जो इंस्पायरेशनल आप फेलोशिप